दूसरी बात ये कि पहले आप अपना बोलने का सलीका सुधारिए। बोलने की तमीज़ नहीं है आपको, बोलना आपसे आता नहीं है। आप फ़ोन उठाती हैं और कुछ भी जो ऊल जलूल मुंह में आता है बकने लग जाती हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने, हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे। क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। पहली बात तो ये मोहतरमा, आप हैं कौन और महाराष्ट्र सरकार आपको जवाब क्यों दे? आप कोई एमपी है, एमएलए हैं, कोई मंत्री हैं, विपक्ष में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में मंत्री हैं, महाराष्ट्र की मूल निवासी हैं। आप हैं कौन कि महाराष्ट्र सरकार आपको जवाब दे? और दूसरी बात ये कि पहले आप अपना बोलने का सलीका सुधारिए। बोलने की तमीज़ नहीं है आपको, बोलना आपसे आता नहीं है। आप फ़ोन उठाती हैं और कुछ भी जो ऊल जलूल मुंह में आता है बकने लग जाती हैं। आप एक सभ्य महिला कहलाने लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप महिला कहलाने लायक नहीं है। जिस तरह की आपकी वाणी है, जिस तरह के आपके शब्दों का चयन है, उसके बाद आप किसी सभ्य समाज की कोई सभ्य महिला आपको कह ही नहीं सकता। और आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? एक पत्रकार जिस पर आपराधिक मामला चल रहा था 2018 से, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई, इसमें आपको इतनी आपत्ति क्यों है? आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी इसमें? 2018 में जब आपके चचा की सरकार थी तब वो मुकदमा दायर किया गया। उस मुकदमे को दायर करने के बाद अब तक उस पर कार्रवाई चल रही है, उसी के तहत गिरफ्तारी हुई। और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कहा उसको उठा लो तो उठा लिया? एक कानूनी प्रक्रिया होती है, ऐसे ही किसी को उठा नहीं लिया जाता। जंगल राज नहीं है, मैजिस्ट्रेट के साइन लगते हैं, वारंट निकलता है, तब जाकर पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है। ऐसे किसी के कहने से कोई अरेस्ट नहीं होता। अगर ऐसे कोई कहने से अरेस्ट होता तो आप अब तक पता नहीं कितनी बार अरेस्ट हो चुकी होती। और क्या आप निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने की बात करती रहती हैं? तब कहाँ गई थी निष्पक्ष पत्रकारिता और आपकी आवाज़ जब हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ और वहाँ के परिजनों को और मीडिया को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया? उस बच्ची के परिवार तक को उस बच्ची के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया गया। मीडिया की आवाज़ को दबाया गया, मीडिया को स्टोरी कवर करने नहीं दी गई। तब कहाँ गई थी वो आवाज़? तब कहाँ गई थी वो निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज़? तब आपके मुंह से एक आ नहीं निकली जब हरियाणा में एक बच्ची को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तब आपके मुंह से एक आ नहीं निकली जब सीएए एनआरसी के लिए महिलाएं महीनों तक सड़कों पर थी अपना घर बार छोड़कर। तब आपके मुंह से एक आ नहीं निकली जब 25 लाख से अधिक किसान सड़कों पर था, किसान बिल को लेकर, आंदोलन को लेकर लाठियां खा रहा था। तब आपके मुंह से आ नहीं निकली जब लाखों मजदूर, प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में अपने घरों को जाने को बेबस थे क्योंकि उनके पास कुछ खाने को नहीं था और सैकड़ों ने अपनी जान गंवाई। तब आपके मुंह से आ नहीं निकली और ना ही आपको निष्पक्ष पत्रकारिता याद आई। लेकिन एक अपराधी पत्रकार को अब उठा लिया गया तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है। और उन दिनों आपकी आँख क्यों नहीं निकली उसका जवाब मैं देता हूँ। आपकी आँख इसलिए नहीं निकली क्योंकि जिन क्षेत्रों और जिन राज्यों में ये काम हुआ वहाँ आपके चचा की सरकार है और उनके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकती वरना उल्टा लटका देंगे आपको। इसलिए ले देकर आप महाराष्ट्र पर चढ़ जाती हैं और उल्टे सीधे बयानबाजी करती हैं, जो मुंह में आता है बोलती हैं। तो पिछली बार आपने कहा कि महाराष्ट्र पीओके हो चुका है, तो भारत का पीओके पे वैसे भी हक है, तो भारत ने कर दी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और आपने ऑफिस गिरा दिया क्योंकि वो तो वैसे ही अवैध निर्माण था। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप मानती हैं ना कि पीओके पर भारत का कब्जा है? आप मानती हैं कि भारत का हक है कि नहीं है? मानती है ना? तो पीओके में आपका ऑफिस था और भारत ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको गिरा दिया।
तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक करी भारत ने पीओके पर और आप फिर से चली गई पीओके में रहने। जब आपने कहा कि वो पीओके हो चुका है तो आपको तो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब तो आप देशद्रोह कर रही हैं, आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इस हिसाब से। और सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे इस बात पे होता है कि कुछ लोगों को इसमें भी रानी लक्ष्मीबाई नजर आती है। ये रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। अब हम इतने गिर गए हैं, इतनी हमारी सोच इतनी गिर गई है कि हम एक ऐसी महिला जिसको अपने शब्दों का चयन करना नहीं आता, जिसको अपनी बात सलीके से कहनी नहीं आती, उसकी तुलना हम एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से करेंगे। अपने पूर्वजों से हम उसकी तुलना करेंगे। हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान है रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि ये महिला उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और इसको हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम देते हैं। क्या हमने यही पढ़ा था किताबों में रानी लक्ष्मीबाई के लिए कि वो इस तरह की थी या इस तरह की चीजें करती थी? उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। वो एक ऐसी वीरांगना थी और ये जिनको खुद के शब्द बोलने नहीं आते उनके लिए हम क्या शब्द बोलें। और मुझे तो कभी कभी लगता है जिन लोगों को इसमें रानी लक्ष्मीबाई नजर आती है कि उनके आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। क्योंकि मुझे तो किसी एंगल से ये रानी लक्ष्मीबाई तो छोड़ो, दूर दूर तक उनकी जो दासियां थी वो भी नजर नहीं आती, क्योंकि इतनी असभ्य महिला तो उनकी कभी दासी भी नहीं रही होगी। और इस बात को मैं लिखित में भी दे सकता हूं आपको। तो कम से कम मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे पूर्वजों को तो इस तरीके से अपमानित ना कीजिए, उनको तो ऐसे लोगों के साथ ना जोड़िए, उनकी तुलना तो इस तरह के लोगों के साथ मत कीजिए। उनकी छवि हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छी है, उनकी वजह से आज हम इतने काबिल हैं कि हम यहाँ खड़े कुछ बोल पा रहे हैं। उनकी वजह से हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से नहीं। और दूसरी बात मित्रों, सच्ची बात तो ये है 100% की एक बात कि काम धंधा तो ठप हो चुका है, बॉलीवुड में करियर तो बचा नहीं, तो अब पैसे कमाएं कहाँ से, जाएं कहाँ? तो इसीलिए राजनीति की तरफ रुख मोड़ लिया। आजकल तो वैसे भी चलन है भारतीय राजनीति में कि जो जितना गंदा बोलता है उसको उतनी जल्दी टिकट मिल जाती है। इसलिए मोहतरमा लगी हैं उल्टा सीधे बयानबाजी करने, जो मन में आता है वो बोलती हैं, जैसी शब्दावली यूज़ करनी होती है वो करती हैं, जितनी भी अभद्र भाषा का यूज़ करना है करती हैं। तू तड़ाक पर राजनीति आ गई है। तो इसी के चलते इन्होंने सोचा कि भाई राजनीति को ही करियर बना लिया जाए, MP MLA बन जाएंगे तो पेंशन भी आती रहेगी, साथ में खर्चा भी आता रहेगा। बाकी इनको लोगों की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। अगर लोगों की सेवा से सरोकार होता तो ये सच्ची देशभक्त होती। जैसे सच्चे देशभक्त हैं सोनू सूद। क्या कभी आपने सोनू सूद को क्रेडिट लेते देखा कि मैंने इतने प्रवासी मजदूरों को बसों में बैठा कर उनके घर पहुंचाया, मेरी प्रशंसा करो? या उन्होंने कभी कोई उल्टी सीधी बयानबाजी की, किसी भी तरह की बयानबाजी की? इसको कहते हैं सच्चा देशभक्त कि जब मौका मिला तब अपने देशवासियों के लिए जितना हो सकता था उतना किया, उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं की। और ना ही कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलिए क्योंकि मैंने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसकी तरह से बयानबाजी नहीं की कि उठाया कैमरा और शुरू हो गए कि देखो मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई। तो असली कहानी तो दोस्तों ये है कि ये शॉर्टकट रास्ता है राजनीति में आने का, इसीलिए उल्टी सीधी बयानबाजी की जा रही है। ऐसी बयानबाजी से ये महिला लोगों को तोड़ने का काम करती है और इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। जाते जाते आपसे एक बात कहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें। और ख़ासकर मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि ऐसे लोगों की तुलना हमारे पूर्वजों से कतई ना करें। वो बहुत महान लोग थे, उन लोगों का नाम भी ऐसे लोगों की ज़बान से नहीं आना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत।